आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने चिंकी कुकरेजा एक आपके लिए नई बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके लिए 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड कंसेप्ट लेके आई हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इस चैप्टर का नेम है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनेंगे, एक हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और एक कंपैरेटिव पीएल स्टेटमेंट है। तो इसमें से एग्जाम में कोई ना कोई कंसेप्ट आता है। आगे भी एक चैप्टर है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं आपको पूरी बैलेंस शीट एनालाइज करवा रही हूँ कि कैसे बनती है, लेकिन ये इतना सारा एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में कुछ 4 या 5 पॉइंट्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन अगर आपको ये पूरी बैलेंस शीट पता होगी, अच्छे से पता होगी, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्या है, पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती क्या है। आपने 11th तक या अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं बैलेंस शीट पढ़ी है। बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट हमारा फाइनेंशियल स्टेटस दिखाती है। सिर्फ अगर हम एक ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें क्या दिखाएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सेम उसी ईयर की जिस साल की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्यों बनाती है कंपनी, कंपैरिजन करती है लास्ट ईयर और करंट ईयर का, कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना चेंजेस आए हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, या परसेंटेज में कितना चेंज आया है, जिससे के लिए वो फ्यूचर के लिए भी आगे प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सके। ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम मेनली इस पे आते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप इस तरह से लिखेंगे। जो भी ये ईयर मैंने 23 टू एंड 24 ले लिए, ये आपको टेंशन नहीं लेनी मैम ने 23 24 लिए तो आप ही 23 24 लेंगे, नहीं। जो क्वेश्चन में मेंशन होगा ईयर, आप उसके अकॉर्डिंग ऊपर ईयर लिख देंगे। पर्टिकुलर्स का फर्स्ट कॉलम बनेगा, जो बड़ा कॉलम बनेगा। देखिए आपने जो अभी तक बैलेंस शीट सीखी है ना, वो आपने ऐसे सीखी है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लेकिन आपने शेयर कैपिटल में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो ऐसे बनती है वर्टिकल फॉर्म में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज नीचे आती है और एसेट्स हमारी ऊपर आती है, एसेट्स हमारी नीचे आती है। तो कैसे करेंगे हम, जो भी ईयर होगा सबसे पहले कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा हमारा बड़ा बनेगा, फिर हमारा नोट नंबर का कॉलम बनेगा। फिर जिस जिस साल का हमें स्टेटमेंट अमाउंट्स दिए होंगे, जैसे 23 और 24 के सपोज मैंने इसमें मान लिया, ज्यूम कर लिया, तो 23 का डाल देंगे, 24 का डाल दिया। फिर इसमें कितना चेंज आया, सपोज ये 2 लाख है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, अब कितने का हो गया 3 लाख का। तो कितने का हमारा 1 लाख का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ 1 लाख लिख देंगे। ठीक है ना। तो मतलब कितना चेंज आया, और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब है किसी की चीज का चेंज निकालना है कि कितना परसेंटेज में चेंज हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरी सैलरी पहले 50,000 रुपए थी, अब 70,000 रुपए हो गई, तो कितना चेंज आया मेरी सैलरी में, 20,000 का इंक्रीज हुआ। और परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा तो कैसे निकालते हैं, चेंज कितने का आया 20,000 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी इनटू 100। किसी भी चीज का चेंज निकालना हो परसेंटेज में तो कैसे निकालेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो ये हमारा जो परसेंटेज चेंज वाला कॉलम है पूरा ऐसे के ऐसे ही बनेगा कि चेंज कितने का आया यहाँ पर 1 लाख का, अपॉन ओरिजिनल कितनी की थी 2 लाख की इनटू 100। तो मैं आपको ये क्वेश्चन के अंदर भी अभी अच्छे से कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद है अगर सपोज हमारी डिक्रीज हो रही है कोई भी चीज, ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 लाख की थी 50,000 की हो गई, तो ये क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इसे किसमें शो करेंगे, यहाँ पे हम कितने की कम हुई है 1,50,000 की, ब्रैकेट में शो करेंगे, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस साइन। और यहाँ परसेंटेज चेंज भी जो आएगा वो ब्रैकेट में ही शो करेंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन हमें मेनली फिलहाल अभी ये समझनी है कैसे करेंगे, वो तो हम क्वेश्चन के अंदर भी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला सब हेड आता है इसका शेयर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका मेजर हेड हो गया, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड 3 हेड्स आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट और करंट। इसे रट लीजिए। शेयर होल्डर कैसे भी करके इसको बैलेंस शीट को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। क्या क्या आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। 2 ही तो लायबिलिटी होती है हमारी, नॉन करंट और करंट, और शेयर होल्डर फंड एक्स्ट्रा आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आएंगी हमें, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस।
मतलब ये हमने उसमें अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, अगर शेयर होल्डर फंड्स गिवन है हमें तो इसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड है। अगर शेयर कैपिटल खाली गिवन है तो रिजर्व एंड सरप्लस हमें ऐड करना पड़ता है। ये चैप्टर आपका ना मेजर हेड और सब हेड का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ये चैप्टर उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपको ये बैलेंस शीट अच्छे से लर्न हो गई तो। हमारी पहला क्या हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दो चीजें आई हमारी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब आती है बात नॉन करंट लायबिलिटी की। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हमने लोगों को पैसा देना है, ठीक है, हमने ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो हेडिंग्स ही आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है? और करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे क्या आते हैं? जो हमने शॉर्ट टर्म पैसा ले रखा है, जैसे हमने क्रेडिटर से पैसा मतलब माल उधार खरीदा हमने, आपने बिल पेबल किसी को कर रखा है, ठीक है, कोई आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है आपके, या कोई भी अदर करंट लायबिलिटी है, वो सारी करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगी। मतलब नॉन करंट और करंट में दो चीजें तो कॉमन है, इसमें क्या आ रही है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इसमें क्या आ रही है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए कॉमन है। और बाकी जितने भी अदर करंट लायबिलिटीज हैं आपके, ट्रेड पेबल, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इस मेरी वीडियो को बार बार रिज्यूम करके देखना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। उसके बाद आती है हमारी एसेट्स। ऊपर हमारी लायबिलिटीज हो गई, अब नीचे आएंगे हमारे एसेट्स। जैसे हमारे लायबिलिटीज के दो हेड होते हैं, नॉन करंट और करंट, ठीक है ना। ऐसे एसेट्स के भी हमारे दो हेड्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें बस ये शेयर होल्डर फंड्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। इसमें नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने किस में डिवाइड करा है इसे? नॉन करंट। नॉन करंट क्या होती है? जो हमारी एक लंबे समय के लिए एसेट्स है, जैसे आपके प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है हमारा टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, वो सारे टेंजिबल आएंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है आपकी? जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल वगैरह हो गई आपकी। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये दो हेड आ गए। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, करंट भी होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं। अगर करंट होंगे तो करंट वाले इसमें आ जाएंगे, नॉन करंट होंगे तो इसमें आ जाएंगे। और कोई जैसे हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं ना, ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है हमने पैसा दे रखा हो लोगों को, हमने लंबे समय के लिए क्या कर रखा हो? पैसा लोगों को एडवांस में दे रखा हो, तो वो क्या होगा? जब हमने किसी को पैसा दे रखा तो वो हमें मिलेगा कुछ समय बाद, तो वो क्या है? हमारी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स के अंदर इसका जस्ट अपोजिट करंट लायबिलिटी का क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जो कैश के बराबर होती है, जैसे आपका ड्राफ्ट, चेक, ये सारा कैश इक्विवेलेंस होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म इसमें आते हैं, शॉर्ट टर्म इसमें आएंगे, और कोई भी अदर करंट एसेट्स होंगी तो वो इसमें आएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। हमें 2 साल का बैलेंस दिया हुआ है 21 और 22 का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही चेंज करेंगे, 21 और 22 लिखेंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे? 21 और 22 लिखेंगे। सबसे पहले यही चेंज करेंगे। और क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देख लेंगे कि क्वेश्चन में कहीं उल्टा तो नहीं दिया हुआ। जैसे कि जो क्वेश्चन में देख रही हूँ इसमें उल्टा दिया हुआ है, 21 का इधर दिया हुआ बैलेंस और 22 का इधर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसे ही सही लिखेंगे, ठीक है ना, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा हेड क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स के हमारे अंदर दो चीजें आती हैं, क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हमें बाय चांस इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो उसे स्किप कर देंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन में देख लिया, दोनों चीजें गिवन है, शेयर कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व सरप्लस भी, मैंने इसमें दोनों को डाल दिया, दोनों का बैलेंस डाल दूंगी मैं। शेयर कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख डाला और इधर भी 10 लाख डाल दिया। फिर है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, इसका बैलेंस हमारा 6 लाख है और अब कितने की हो गई? 12 लाख की हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद सेकंड हेड क्या आता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में दो चीजें आती हैं, आप याद करते चलेंगे। पहले हमारा क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस।
नॉन करंट के अंदर दो चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इसमें चेक कर लेंगे दोनों गिवन है या नहीं गिवन है। मुझे सिर्फ इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, सिर्फ क्या डालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो गिवन है सिर्फ वो डालो, टाइम वेस्ट मत करो वहां पे, नहीं मुझे तो पूरा फॉर्मेट बनाना है, मैंने तो पूरा लर्न करा है, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन योर एग्जाम्स। 5 लाख और 4 लाख, ये बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद क्या आता है सी पे हमारा करंट लायबिलिटी, तीन हेड आते हैं ना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपके फ्री के मार्क्स हैं ये वहां पर एग्जाम में, समझ लीजिए। करंट लायबिलिटी क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारा क्या आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स, आपकी कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कर रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर रखी है, कोई अदर करंट लायबिलिटी है वो आती है। तो मुझे सिर्फ इसमें करंट लायबिलिटी के नाम पे ट्रेड पेबल दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ क्या डाल देंगे हम इसमें, ट्रेड पेबल्स। अमाउंट डाल दीजिए ट्रेड पेबल्स का कितना कितना है ट्रेड पेबल्स का अमाउंट, 9 लाख और 12,70,000। पहले मैं सारे अमाउंट डाल रही हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे करना है, सिर्फ पहले आप डाल दीजिए। यहाँ इतना समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, वहां आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा ये हो गई लायबिलिटीज, ऊपर आ गई। अब हमारा नीचे क्या आते हैं, दो हेड्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहले नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो इसमें देखिए इसके अंदर हेड डाल दीजिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल क्या होते हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी दिया हुआ, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से भी लिख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल अगर कोई गुडविल वगैरह गिवन है तो टेंजिबल को हम देखते हैं। टेंजिबल में आपको इसमें क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी गिवन है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख और 5 लाख की, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ। यहाँ पे कितने की आ जाएगी ये, 20 लाख की। आप इसे नीचे नोट नंबर में प्लस करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर में 1 लिखा, नोट नंबर 1, इस तरह से डालेंगे आपका टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या है, आपकी दो चीजें हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है आपकी, 2021 की, और यहाँ पे 2022 की। 2021 की लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपके पास कितने की है, 15 लाख की और 5 लाख की। 15 लाख और 5 लाख कितने की हो गई है आपकी, 20 लाख की। यहाँ पे लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। और इसकी कितनी है आपकी, 16 लाख और 6,30,000। ये 16 लाख की है और ये 6,30,000 की है, तो कितना आ जाएगा ये, 22,30,000 की। 2022 की 22,30,000 और ये 20 लाख, सॉरी यहाँ डलेगा ये टेंजिबल एसेट्स के अंदर 22,30,000 और ये 20 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी गुडविल है, गिवन है, इसमें कितने की गिवन है इंटेंजिबल एसेट्स में, कुछ पहले 1 लाख की और फिर कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिख दीजिए यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे डैश, खाली नहीं जगह छोड़नी है, डैश कर देंगे। ये समझ में आया टेंजिबल एसेट्स वाला पॉइंट। ये नोट नंबर 1 मैंने मेंशन करा कि ये हमारा ऐसे आया, हमारे पास दो चीजें लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को एड ऑन करके यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इसमें ना इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। अब हमारे इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, करंट भी होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं। जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें मैंने लिखा था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे और करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है कि बस खाली इन्वेस्टमेंट दे रखा। अगर कुछ भी नहीं कह रखा होगा तो हम उसे क्या मानेंगे, नॉन करंट मानेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को तो एज्यूम कर लेंगे कि नॉन करंट है, तो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, कितने के थे हमारे, 1 लाख के थे, 1,20,000 के हो गए, तो यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1,20,000। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से सभी को। उसके बाद क्या है हमारे पास, करंट। अब हमारे पास नॉन करंट का कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास नेक्स्ट साइड क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर देखिए क्या होता है,
कोई भी आपने शॉर्ट टर्म आपको लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, अदर करंट एसेट्स है, वो सब आते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें करंट एसेट्स के नाम से ही डायरेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट डाल देंगे 8 लाख और 15,20,000। आपको यहाँ तक फॉर्मेटिंग समझ में आ गया, मतलब आपका 50% काम हो चुका है डालने से। अब आपको सिर्फ अपना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहां पे, आपको अपनी मतलब दिमाग को, ब्रेन को और हैंड को यूज करके सिर्फ वहां पे क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है और डालते जाना है। तो एक कैलकुलेटर मैं भी ले लूंगी क्योंकि मुझे भी कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी करने में। तो देखिए पहले हमारा शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल कितने की थी पहले, 10 लाख की, और आप कितने की है, 10 लाख की। तो कितने का चेंज हुआ, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसमें क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो परसेंटेज चेंज हुआ नहीं हुआ, इसमें भी डैश लगा देंगे। ये हमारी रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 12 लाख की। तो कितने का चेंज हुआ हमारा, 6 लाख का इंक्रीज हुआ। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एक करके दिखा देती हूँ मैं, बाकी आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में करूंगी। चेंज कितने का हुआ, 6 लाख का, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। 6 लाख से 6 लाख कट गया तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ हमारा, 100% चेंज हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 100, परसेंटेज लगाने की नीड नहीं है क्योंकि परसेंटेज सब में कॉमन लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये देखिए 5 लाख की थी, 4 लाख की हो गई, तो 1 लाख क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 20%। इसको भी नेगेटिव में दिखाएंगे क्योंकि ये किस में आ रहा है, हमारा चेंज किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ब्रैकेट में शो करेंगे, नेगेटिव ब्रैकेट शोज है नेगेटिव साइन। अब इसका निकाल लीजिए, 9 लाख का था, 12,70,000 का हो गया, तो कितने का चेंज हुआ हमारा, 3,70,000 प्लस हुआ ना। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 3,70,000 अपॉन 9 लाख इंटू, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। इसका टोटल लगा देंगे सबका, इनको प्लस कर देंगे यहाँ पे, ये 30 लाख लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 38,70,000। इसको क्या करेंगे, इधर से निकाल लीजिए इसको, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। ऐसे ही सेम हम एसेट साइड का बैलेंस निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, इसका कितने का चेंज हो रहा है, ये हमारा 20 लाख का था, 20 लाख 22 लाख 30,000 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2,30,000। ठीक है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 230 अपॉन 20 लाख कितना आ जाएगा, ये 11.50। इसका 1 लाख था, कुछ भी नहीं रहा, तो क्या हुआ चेंज हमारा, इसका डिक्रीज हो गई वैल्यू पूरी की पूरी 1 लाख की, तो किसमें आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा, कितने का चेंज हुआ हमारा, 100 का, लेकिन किसमें चेंज हुआ, नेगेटिव में, ब्रैकेट में। ये इंक्रीज हुआ 20,000 से, 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये हमारा 20%। इसका भी चेंज निकालेंगे, 8 लाख माइनस 15 लाख 20,000 माइनस 8 लाख, तो कितना आ जाएगा, ये 7 लाख 20,000। इसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, ये 90%। अब इसको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे, सेम आएगा हमारा, ऊपर और नीचे का बैलेंस, एसेट्स और लायबिलिटी सेम होती है, तो सेम आ जाएगा हमारा ये 30 लाख 38,70,000, और इसका कितना आ जाएगा हमारा 8,70,000, और ये 29.00। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।